23 की परिक्रमा में आज हम बात करेंगे छतरपुर की राजनगर विधानसभा की। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जिनके विधायकों के आगे राजा लगा होता है और फिलहाल यहाँ के विधायक नाती राजा हैं। पिछले चुनाव में जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को हराया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सीट पर पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि 23 में क्या है इस विधानसभा क्षेत्र के बड़े मुद्दे। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। राजनगर विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वो खजुराहो के मतंगेश्वर शिव हैं। और क्या इनका महत्व है, पहले हम उनके दर्शन कराते हैं। ये भगवान शिव का जो लिंग है और हम देख सकते हैं इसका आकार काफ़ी ऊंचाई है इसकी। कितना ऊंचा है ये, कितनी? सर ये 18 फीट की मूर्ति है। 9 फीट में दर्शन हो रहा, 9 फीट डाउन है। और कब बनी है, कैसे, इसका क्या महत्व है? सर जी इनका कोई लेख नहीं है। ये लगभग युगों पुरानी बताई गई है। मंदिर बाद में बना है। ये पहली मूर्ति स्वयंभू बताई गई है, स्वयंभू है। और मंदिर 8वीं सदी में बना है। इस शिवलिंग की एक और विशेषता बताई जाती है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हर वर्ष ये बताया गया है कि ये चावल के दाने के बराबर हर वर्ष ये बढ़ती है। और इनके नीचे मणि बताई गई। मणि जो है 14 प्रकार के होते हैं। इनके नीचे मरकत मणि है। और यहाँ के जो यशोवर्मन नाम के राजा थे उनने प्राप्त की थी। ये शुरू की कहानी ये है कि जो सबरी जिनके आश्रम में रहती थी मतंग ऋषि के, तो मतंग ऋषि ने पांडवों को मणि दी थी। उनके उदर पोषण नहीं चलता था, उनको अज्ञातवास में निकाल दिया गया था। कुछ दिनों के बाद में वो लोग कालिंजर के किला में रह रहे थे। कालिंजर में यहाँ के यशोवर्मन नाम के राजा घूमने जाते हैं। उनको मणि प्राप्त होती है, अपने महल में लाते हैं। महल में लाने पर उनको स्वप्न होता है कि विश्व के कल्याण हेतु आप ऐसी जगह में रखवाइए कि जिसमें सभी की भलाई हो और सभी के कार्य पूरे हों। तो उन्होंने इस शिव मूर्ति के निकट रखवाई और उसी समय पर मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में की थी। मंदिर 8वीं सदी में बना है और भगवान शिव का ये शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, यानी कि स्वयं प्रकट हुए भगवान शिव यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। और आज हम बात करेंगे जब राजपुर विधानसभा की, तो शुरुआत करेंगे भगवान शिव के मतंगेश्वर दर्शन के साथ। अब हम दर्शन कराते हैं खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों की ये पूरी श्रृंखला की। 8वीं सदी के तकरीबन इन मंदिरों का निर्माण किया गया और ये पूरा वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल है। और इसकी जो अद्भुत वास्तुकला है वो देख सकते हैं। इसमें जो मूर्ति कला है वो भव्यतम है। और चूँकि शिवभक्त राजा द्वारा ये बनाई गई थी, इसलिए हम देख सकते हैं कि अंदर भगवान शिवलिंग अधिकांश मंदिरों में विराजे हैं, लेकिन बाहर गणेश, कार्तिकेय, शिव का पूरा परिवार, नाग, नंदी सब नज़र आते हैं। लेकिन साथ में माँ लक्ष्मी से लेके जो पूरे की पूरे देवी देवता हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं इन मंदिरों में कहीं भी चौखटों पे सजाया गया है, कहीं दीवारों पे सजाया गया है, तो कहीं कहीं पर मंदिरों के अंदर भी सजाया गया है। राजनगर विधानसभा की सबसे बड़ी पहचान है खजुराहो। और सबसे पहले हम दिखाते हैं खजुराहो के जो मंदिर हैं, वेस्टर्न टेम्पल ऑफ ग्रुप। ये मेरे दाहिनी तरफ है। और यहाँ अगर हम बात करें तो राजनगर में अगर सब कुछ या सबसे बड़ी विशेषता कुछ है तो वो खजुराहो ही है। यहाँ तक कि विधानसभा राजनगर जरूर है, लेकिन इस पूरे लोकसभा क्षेत्र का नाम भी खजुराहो ही है। लेकिन यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, क्या वास्तविकता है, खजुराहो की क्या आवश्यकता है, क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या ज़रूरतें महसूस होती हैं आप लोग? देखिए, खजुराहो चूँकि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है,
और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के नाते यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए पर्यटन के लिहाज से, खासतौर से कनेक्टिविटी को लेकर के, खजुराहो में सबसे महत्वपूर्ण जो एक समस्या है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी को लेकर एकमात्र स्पाइस जेट की फ़्लाइट अभी वर्तमान में संचालित हो रही है, और वो भी रेगुलर नहीं हो पाती है, क्योंकि कभी न कभी अचानक उसको डिले कर देते हैं। ऐसी स्थिति में पर्यटन बड़ा प्रभावित होता है। तो हमारी तो सबसे बड़ी मांग यही है कि पर्यटन को लेकर के जब तक आप गंभीर नहीं होंगे तब तक हम पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। न सिर्फ एयर कनेक्टिविटी बल्कि रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर वंदे भारत ट्रेन के लिए भी हमारे रेल मंत्री जी खजुराहो आए थे पिछली बार, तो उन्होंने कहा था कि वंदे भारत ट्रेन हम जब पहली वंदे भारत ट्रेन खजुराहो के लिए देंगे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर स्थिति देखा जाए तो लगभग 6 ट्रेनें वंदे भारत की ट्रेन निकल चुकी हैं, पर खजुराहो को अभी तक नहीं दी गई हैं। तो मैं तो यही मांग करता हूँ खजुराहो के लिए पर्यटन के लिहाज से कि यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर के थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। और हमारे जो सांसद महोदय हैं BD शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी कुछ इस क्षेत्र के लिए काम किया, प्रयास भी किया है, और स्पाइस जेट की जो फ्लाइट शुरू हुई है उन्हीं के प्रयास से शुरू हुई है। तो मैं उनसे एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि इस फ्लाइट को नियमित कर दें और कुछ और अन्य फ्लाइटें जो अन्य पर्यटन स्थलों के लिए जोड़ती हों वो भी संचालित हो तो बेहतर रहेगा। बाकी अगर सुविधाओं की बात करें, अभी भी थोड़ा सा पार्किंग वगैरह भी अव्यवस्थित दिखती है, ये इनकी क्या स्थितियाँ हैं? सर, हमें जो खजुराहो में है, खजुराहो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पर हमें चाहिए कि वो मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जैसे गाड़ी की पार्किंग हुई, बस स्टैंड हुए, ये सही व्यवस्थित होने चाहिए। आप देखें तो ये जो क्षेत्र है काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है, तो यहाँ पर आपको चाहिए कि सही से व्यवस्थाएं मूलभूत मुहैया कराई जाए, पार्किंग की व्यवस्था भी, और जो कनेक्टिविटी है वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही इस क्षेत्र का। और क्या अगर गाइड्स के लिहाज से या बाकी लोगों के लिहाज से बात करें, जो टूरिस्ट बेस्ड फैसिलिटीज़ हैं, उस लिहाज से और क्या आवश्यकताएं आपको लगती हैं? खजुराहो एक अपने आप में बहुत ही विकसित पर्यटन स्थल रहा है, और पिछली सरकारों ने पिछले 40-50 साल में जो रिस्क लिया, यहाँ के लिए जो जिम्मेदारी उठाई, उससे खजुराहो का पर्यटन बहुत फला फूला। लेकिन बीच में UPA 1 UPA 2 की सरकार ने जेट एयरवेज को प्रमोट करने के लिए सारा चौपट कर दिया, और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया खजुराहो। अभी खजुराहो में वास्तविक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं वो बहुत ही गंभीर समस्या है। मध्य प्रदेश पर्यटन की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, ना तो पार्किंग, ना शिक्षा, ना हॉस्पिटल, कोई भी विशेषज्ञ यहाँ पे नहीं है। अगर विदेशी पर्यटक को पता चल जाए कि हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है या ट्रॉमा सेंटर नहीं है, तो शायद वो भी आना नहीं चाहेगा, ना हम आना चाहेंगे। पार्किंग की व्यवस्था, सारी चीज़ों को मध्य प्रदेश पर्यटन सबसे बड़ा दोषी है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं होते हैं, और बाकी समस्याएं जो भी हैं वो धीरे धीरे समाप्त होंगी। लेकिन सुविधाओं की यहाँ पे ऑनलाइन टिकट है, ऑनलाइन एंड्रॉयड फ़ोन अगर रखता है आदमी तब तो ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन, इसलिए ऑफलाइन टिकट्स की बिक्री ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि पूरा देश शिक्षित नहीं है। इसलिए खजुराहो पर्यटन बेस्ड इकोनॉमी है, उसको लिहाज से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है। MP टूरिज्म के ब्यूरोक्रेट्स जो है उनका तानाशाही रवैया खजुराहो को बर्बाद करने के लिए भरपूर सहयोग कर रहा है। बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड ऐप या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो फिर आप यहाँ का ऑनलाइन टिकट नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी टूरिस्ट आते हैं, यहाँ देश के भी, यहाँ तक कि आंचलिक टूरिस्ट भी आता है। रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें तो वंदे मातरम का इंतज़ार बहुत लंबा हो चला है, जबकि वादा सबसे पहली ट्रेन का था। एयर कनेक्टिविटी की बात करें, एक फ़्लाइट की सौगात जरूर है, लेकिन वो भी नियमित नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2,13,121 है। यहाँ ब्राह्मण वोटर 18,000 से 28,000 के आसपास हैं। 45,000 वोटर OBC वर्ग के हैं। OBC में पटेल और कुशवाहा रेखवार पाल शामिल हैं। 20,000 चौधरी समाज के वोटर हैं। 2,000 आदिवासी वर्ग के भी वोटर हैं। 10,000 करीब क्षत्रिय वोटर हैं। अल्पसंख्यक वोटर 5,000 हैं। राजनगर विधानसभा में ब्राह्मण और पटेल मतदाताओं का बाहुल्य है। राजनगर विधानसभा को लगातार लंबे अरसे से एक बड़ा वादा किया गया, और वो था केंद्रीय विद्यालय की सौगात का। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र को ये सौगात मिली नहीं, बस वादे ही बने रहे। ये मामला लोकसभा में भी उठा था। अगर यहाँ के सबसे बड़े स्कूल की बात करें तो ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजुराहो है, और ये मिशन 1000 के अंतर्गत चयनित स्कूलों में ज़रूर गिना जाता है। लेकिन इसके अलावा बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, यहाँ पर इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
राजनगर विधानसभा में सब कुछ निर्भर करता है खजुराहो पे और खजुराहो निर्भर करता है कनेक्टिविटी पे। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है। ये खजुराहो का एयरपोर्ट है। वैसे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर फ़्लाइट डोमेस्टिक भी नहीं है। कौन सी फ़्लाइट चलती है, कितनी उड़ानें यहाँ पर आती हैं? स्पाइस जेट की एक ही जहाज़ है जो दिल्ली से बनारस, बनारस टू खजुराहो है। अन्य कोई जहाज़ें नहीं हैं। मुख्य मांग यहाँ के लोगों की जो है वो जहाज़ों की है। कंटिन्यू यहाँ कनेक्टिविटी होगी, पर्यटक आएंगे, यहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। दूसरा रेलवे की भी यही हालत है कनेक्टिविटी को लेकर। रेलवे की भी यही हालत है। करीबन 1 साल होने को है। सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ कह के गए थे कि वंदे भारत ट्रेन जल्दी ही यहाँ शुरू होगी, मगर बातों ही बातों में तकरीबन 1 साल बीत गया। चाहे पटरी पे रेल हो, हवा में प्लेन हो या फिर सड़क पर बस हो, किसी भी तरह की कनेक्टिविटी का अभाव है, बावजूद इसके कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र भी। क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या। यहाँ आज भी लोगों को कामकाज के लिए पलायन करना पड़ता है। सरकारी स्कूल, मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों के आसपास शराब, मादक पदार्थों की दुकानें। राजनगर, लवकुश नगर, खजुराहो में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कें खोद दी गईं। रोड लाइट हो या साफ सफाई, नागरिक परेशान। सड़कों में नाली का पानी बहता है। इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं खुद ही वेंटिलेटर पर हैं। यहाँ के अस्पतालों में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। शिक्षा संबंधी भी बड़ी समस्याएं। खजुराहो एयरपोर्ट पर फ्लाइट बढ़ाने की मांग। खजुराहो रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाने की मांग। आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध बालाजी के। सबसे पहले हम उनको दर्शन कराते हैं और यही वो शक्ति है जिनके संदर्भ में बात की जाती है कि जो तमाम बातें, तमाम परेशानियां, बाधाएं दूर करती है। तो सबसे पहले बागेश्वर धाम में हम दर्शन करा रहे हैं बालाजी के और यहीं के बारे में ये भी माना जाता है कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो इन्हीं के उपासक हैं और सभी को जो तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं उनसे भी यही कहते हैं कि सबसे पहले जिनका स्मरण करना है वो ये हनुमान जी की प्रतिमूर्ति है। हनुमान जी की ये मूर्ति है और इसे बेहद सिद्ध स्थान माना जाता है और ये अब से नहीं, काफ़ी अरसों से इस स्थान के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ जो आता है वहाँ पे अलग अलग परेशानियाँ दूर होती है। इस संदर्भ में ये तक के भी कहा जाता है कि श्री हनुमान जी के इन दर्शनों से कहीं ना कहीं जो है सामान्य परेशानियाँ तो दूर होती है, आर्थिक परेशानियाँ तो दूर होती है, साथ में माना ये भी जाता है कि प्रेत बाधाएं भी यहाँ दूर होती है और यहाँ पर सामने आते से ही वो परेशानियों के नज़ारे भी अलग ही नज़र आने लगते हैं। और यही कारण है कि हम देखेंगे कि अलग अलग परेशानियों से ग्रस्त लोग यहाँ पर नज़र आते हैं और हनुमान जी की परिक्रमा और उनका स्मरण करते नज़र आते हैं। ये ऐसी कई तस्वीरें हैं जो आपको दिखाएंगी कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। और इसके बाद हम जरूर चलेंगे उस दरबार में जहाँ की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन सबसे पहले दरबार के यानी कि आश्रयदाता खुद हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी के ये दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये है राजनगर विधानसभा का मुख्यालय यानी कि राजनगर। पहले यहाँ के फिर थोड़े हालात बताता हूँ, फिर यहाँ के लोगों से बात करेंगे। मेरे दाहिनी तरफ ये तालाब है जिसकी कभी सफाई नहीं हुई और ये बताता है कि यहाँ मूलभूत स्थितियाँ क्या हैं सुविधाओं की, यानी कि स्वच्छता को लेके कोई अभियान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, सड़कों की हालत मेरे पीछे से बताता हूँ मैं। ये सड़क है, आज भी हम ये शायद ही उम्मीद करेंगे कि किसी विधानसभा मुख्यालय के सड़कों की और भी मुख्य मार्गों के हालात ऐसी है। सिर्फ ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे खंभों पे तो एकाध इक्का दुक्का खंभों पे स्ट्रीट लाइट नज़र आएगी, नहीं तो वो भी नहीं है। बस स्टैंड की बात करें तो वो नहीं है, यहाँ पर होटल्स की बात करें तो वो नहीं है और कई सारे बड़े और विशेष मुद्दे हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे जो बड़ी आवश्यकताएं हैं यहाँ की वो क्या क्या है, क्योंकि लोगों ने तो आप लोगों को भी बतौर जनप्रतिनिधि और तमाम चीज़ों में आप लोगों से उम्मीद होती है। जी, सबसे पहले तो यहाँ कमी हॉस्पिटल की बहुत बेकार सुविधा है। मतलब कोई डिलीवरी के लिए भी कोई बड़ी डॉक्टर नहीं है लेडीज़, और ना कोई डॉक्टर ऐसा है कि कोई अच्छा डॉक्टर है। पहले रस्तों की साहब थे तो अब वो रिटायर हो गए, उनसे कुल वो थी
कि वो अच्छे जानकार थे, लेकिन अब डॉक्टर जो आए हैं अभी नए नए भर्ती हुए हैं, अगर कुछ छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाए तो रेफ़र कर देते हैं। कोई यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है अस्पताल में, और अपने जो बस स्टैंड नहीं है इधर, और टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है बस स्टैंड पास, कोई सुविधा नहीं है यात्रियों के लिए, प्रतीक्षालय भी नहीं है यहाँ पर, और ये जो गड़ी है इसका रख रखाव भी सही नहीं है, इसमें कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा भी कर लिया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों को यहाँ पे आप लोगों ने जिताया, विधायक जिताया, कांग्रेस का सांसद जिताया, भाजपा का, क्या दोनों पार्टियों का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे? यहाँ पर है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस का भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस ये है जनता बस थोड़ा सोचे समझे सॉलिड होगा कांग्रेस का। विधायक हैं जो सरकार बीजेपी की है, तो इस कारण यहाँ के विधायक को अनदेखी करते हैं भोपाल से। क्या क्या और बड़ी समस्याएं हैं यहाँ के राजनगर के लोगों की, आवश्यकताएं हैं? यहाँ की रास्ता मार्केट के रोड भी सही नहीं है, क्योंकि गाड़ी लेके अंदर जा नहीं सकते, और हॉस्पिटल को तो बता ही दिया, हॉस्पिटल की बहुत कमी है, और मार्केट भी हमारे मान लो सही सस्वेशन से नहीं लग रहा है। स्कूल की क्या स्थिति है यहाँ पर? स्कूलों की यहाँ पर है स्कूल हैं, परंतु गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें स्थायी प्रिंसिपल नहीं है, जो सुख सुविधाएं मिलना चाहिए स्टूडेंटों को वो भी नहीं मिल रहे। केंद्रीय विद्यालय का भी यहाँ वादा था जी, केंद्रीय विद्यालय के लिए खजुराहो में गवर्नमेंट द्वारा पास हो गया, परंतु वो अभी धरातल पर नहीं हुआ, उसका चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं। घोषणाएं हो गई गवर्नमेंट द्वारा, वो हो गया, परंतु ना बिल्डिंग और ना भी उसका कुछ नहीं हुआ। पानी शुद्ध आता है? पानी मिलता है? कितना मिलता है? पानी मिलता तो है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में अभी नहीं मिल रहा है जी। अभी पाइपलाइन डाली जा रही है नगर पंचायत में के द्वारा, इसमें एक वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। अब 2 महीने का कह रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं है कब तक होती है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, जो शासन योजनाएं चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाए थे, यहाँ पर करीब करीब 1200 शौचालय कागजों में बना दिए गए हैं, लेकिन अगर ज़मीन पर देखा जाए तो 400 भी शौचालय पूर्ण नहीं है। आज भी वो बिना गड्ढे के खुदे हुए हैं, और वो अध बने डले हुए हैं, बल्कि पैसा पूरा निकाल लिया गया है। और यहाँ देखा जाए तो ये तालाब देखिए आप, कितनी जल कुंभी है, कोई यहाँ तो ना वैसी व्यवस्था है, ना नाले हैं यहाँ पर। और रही बात इसकी विधानसभा की, तो यहाँ विधायक जी कांग्रेस के हैं, लेकिन सत्ता भाजपा की है, तो उसके अभाव के कारण भी यहाँ विकास बिल्कुल अधर में है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने, कैसी हालत है? जी बढ़िया है, सही हालत है, सही हालत में। और बाकी की क्या स्थिति है? इस शहर में क्या क्या जरूरत लगती है आपको? कई चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे बस स्टैंड है वगैरह, अस्पताल है, यातायात भी कम है यहाँ पे। तो हरिओम, आप तो चूंकि एक पत्रकार के नज़रिए से देखिए तो सारा पूरा प्रदेश आपको नज़र आता है, पूरे प्रदेश की तुलना में राजनगर की स्थिति क्या है? ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, कहना चाहिए कि यहाँ कई वर्षों पहले उमा भारती जैसी सांसद रहीं, BD शर्मा जी रहे, BD शर्मा जी एट प्रेजेंट हैं भी, और उन्होंने एक सेंट्रल स्कूल के लिए तकरीबन 3-4 वर्ष पहले घोषणा की थी, जो सिर्फ कागजों में ही चल रहा है, धरातल पर कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। यदि पानी की समस्या है तो पानी की जो समस्याएं हैं, यहाँ नल जल योजनाएं तकरीबन 3 वर्षों से चल रही है, मगर पूर्ण रूप से अभी नहीं हो पाई है। अगर हम बात करें राजनगर में, तो क्या यहाँ से रेलवे लाइन निकलती है? हाँ निकलती तो है, निकलती है सर। यहाँ ये है कि राजनगर में विकास नहीं हो रहा है सर, विकास होना चाहिए। क्या स्थिति है ट्रेनों के स्टॉपेज? वहाँ पर आप अगर रात में जाएंगे, एक ट्रेन रुकती है, वो भी पैसेंजर। अगर रात में जाए वो कानपुर, वो भी सुबह 4 बजे। वहाँ लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई रख रखाव है, टिकट तक घर नहीं है वहाँ। यहाँ कम से कम हर ट्रेन रुकना चाहिए वहाँ से जो निकले 5 मिनट के लिए। अगर रात में कोई व्यक्ति कहीं फंस गया जिसको राजनगर आना है, तो उसके लिए फिर क्या स्थिति होती है? उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बमीठा तक तो साधन मिल जाते हैं ना, बमीठा से राजनगर के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, उनको रात में वहीं रुकना पड़ता है, बमीठे के पास है। यहाँ चाहे यहाँ से, या फिर अपना पर्सनल वाहन मंगवाओ। पता ही नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो तो बहुत बड़ी घटना भी घट जाती, कई घटनाएं घट भी चुकी हैं इस संबंध में, लेकिन कोई भी ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस वगैरह की क्या व्यवस्था? एम्बुलेंस हैं यहाँ पर और व्यवस्थाएं ठीक हैं, परंतु बस डॉक्टर के अभाव में आए दिन जो है छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो उनको रेफर छतरपुर कर दिया जाता है या ग्वालियर कर दिया जाता है। छतरपुर और ग्वालियर पहुंचने में समय कितना लग जाता है? 6 घंटे
हमसे। ऐसे में फिर तो लोगों की बचने की स्थिति क्या रहती है? कोई रोजगार के लिए कोई स्थानीय रोजगार की व्यवस्था है? कुछ नहीं है यहाँ पे, लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है, बड़ी बड़ी सिटियों में जाना पड़ता है, वहाँ जाके अपनी रोजी रोटी के लिए गुजर बसर करते हैं। और खजुराहो में जो है वो पर्यटन है, बस उसी पर सारे लोग आधारित हैं और उसी से उनकी जीविका चल रही है। पर्यटन की तो बात हो गई, लेकिन पलायन भी एक बड़ी बात है। कितने लोग पलायन कर जाते हैं, खासतौर पे युवाओं की बात करें? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पलायन की बात करें तो यहाँ कम से कम 70 से 80% लोग यहाँ पर बाहर जाते हैं कमाने के लिए। वो करीब कम से कम 5-5, 6-6 साल, 1-1, 2-2 साल कमाते हैं, फिर आते हैं और यहाँ का कोई व्यवस्था ही नहीं है विकास की, है ना कोई रोजगार है ना कुछ नहीं है यहाँ पर। कुछ और भी बोलना चाह रहे थे आप? दारू के ठेके जरूर इन्होंने रोड पे खोल रखे हैं, तो जगह जगह सरकारी दुकानें रोड पे हैं, वहीं पे स्कूल है, हॉस्पिटल है, बच्चों के सब बिल्कुल जो है मेन रोड पे खोल रखा है ताकि बच्चे और नसीब में उसमें वो रहे हैं। नाम जरूर राजनगर है, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं का राज नहीं है, समस्याओं का राज है। ये बिल्कुल साफ हो जाता है। देखने वाली बात ये होगी कि ये तमाम बड़ी समस्याएं हैं, क्या 23 के पहले दूर होंगी या फिर 23 के बाद कोई नया ऐसा चेहरा आएगा, किसी भी पार्टी का हो, वो इन समस्याओं को दूर करेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ के हालात बदस्तूर, बदहाल और कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। ब्रह्मा यानी कि सृष्टि के रचयिता, और सृष्टि के रचयिता के 2 ही मंदिर हैं दुनिया में। उनमें से एक मंदिर खजुराहो में है, जहां मैं मौजूद हूं, और ये हम दर्शन करा सकते हैं, जहां पे भगवान ब्रह्मा के चतुर्शीर्ष यानी कि चारों शीर्ष नज़र आ रहे हैं शिवलिंग में, और ये हम चारों तरफ से आपको दर्शन कराएंगे ब्रह्मा जी के। और इस मंदिर को जो है आप दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह देख सकते हैं, और यही कारण है कि इसके आप दर्शन तो करेंगे ही, लेकिन सृष्टि के रचयिता के इस मंदिर की बदहाली जो है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। यहाँ पे दरअसल दिक्कत वही है, वो समस्या है एएसआई और प्रदेश सरकार का पर्यटन विभाग के बीच में संवाद और कम्युनिकेशन की कमी। भाई साहब ये बताइए, ये मंदिर के आसपास इतनी ख़राब हालत क्यों है? क्यों इस मंदिर को वैसी पहचान नहीं मिली? टूरिस्ट भी नहीं आता इस जगह पर? नहीं, टूरिस्ट आता है, कम आता है, और ये गांव वाले कचड़े डालते हैं, इसलिए रोकते भी हैं तो मना भी तो करते हैं मगर मानते नहीं हैं। ये सिर्फ पुरातत्व विभाग वालों की भी नहीं है, सिर्फ सभी लोगों की भी है। साफ़ सफाई सभी लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जब सभी लोग नहीं करेंगे तो क्या है, एक लोग तो कर नहीं सकते। सही बात यही भी है कि आम आदमी की भागीदारी की भी उतनी ही ज़रूरत होती है अपनी धरोहरों को संजोने में, और यहाँ पर विभागों की जिम्मेदारी तो है ही, स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी भी उतनी ही है। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची: विक्रम सिंह नाती राजा, शंकर प्रताप सिंह बुंदेला, सिद्धार्थ शंकर बुंदेला। भाजपा के संभावित उम्मीदवार प्रत्याशी: अरविंद पटेरिया, विजय बहादुर सिंह, डॉक्टर घासीराम पटेल। बसपा के संभावित प्रत्याशी: विनोद पटेल, कृष्ण कुमार पटेल। सपा के संभावित उम्मीदवार: बबलू पटेल, धर्मेंद्र सिंह। आप पार्टी के संभावित उम्मीदवार: के गुप्ता, मम्मा, योगेंद्र सिंह छुट्टे राजा। पिछले चुनाव के परिणाम: वर्ष 2008 का ये रहे चुनावी समीकरण: विक्रम सिंह नाती राजा, शंकर प्रताप सिंह, विजय बहादुर सिंह। 2013 विक्रम सिंह नाती राजा, रामकृष्ण कुसमारिया, धर्मेंद्र सिंह। 2018 विक्रम सिंह नाती राजा, अरविंद पटेरिया, विनोद पटेल, नितिन चतुर्वेदी, बंटी भैया। मेरे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है, जो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुई, ये मेरे विधानसभा के अंदर ग्राम पंचायत लोहगढ़ है। आज़ादी के बाद से 2 पार्टों में वो नगर पंचायत बटी हुई है। एक हिस्से में हमारे बघेल और बाथम समाज के लोग रहते हैं, जिनको 12 महीने लगभग या तो इतने पानी में जाना पड़ता है या कोई ना कोई रिस्क लेके साधन से उधर जाना पड़ता है। वो पुल आज तक नहीं बना, रपटा जो बनना चाहिए। मैंने जब अपनी निधि से वो पैसा देने की बात की तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। मैंने विधानसभा में याचिका भी लगाई
उन्होंने वो भी स्वीकार करके भेजा, फिर भी शासन की मंशा या वहाँ के कर्मचारी ये दुर्भावना से काम करने के कारण वो नहीं बन पा रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है यो है। और बाकी जहाँ तक सवाल है प्रॉपर मेरी नगर पालिका का, डबरा जब से बसा है, डबरा जिस नाम से बसा है, उस डबरा का जो वार्ड है, वर्तमान में 3 नंबर वार्ड बन गया वो, और जिस नाम से डबरा बसा है उसी की कनेक्टिविटी रोड जैसी नहीं है। आप जाओगे तो आपको लगेगा कि हम जो डबरा में जा रहे हैं कि किसी आज़ादी के पूर्व के 50 साल पूर्व गांव में जा रहे हैं। ये स्थिति उस डबरा गांव की है। तो विकास को लेके बहुत बड़ी दिक्कत मेरे डबरा में है। और अभी समस्या की बात करो तो मेरे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या वर्तमान में, जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पे अनेक फ़ोन आ रहे हैं, सब 2 घंटे बिजली नहीं दे रहे। कृषि वाली अटल ज्योति का तो नाम छोड़ दे। देखो मेरे जहाँ तक जितने ज़्यादातर काम है, जिन गाँव में आज तक किसान को जो आवागमन में असुविधा है, विशेषकर खेत खलिहान की, गांव में तो सड़क है, गांव में आरसीसी है, लेकिन वो खेत से जो कनेक्टिविटी है, जो कम से कम पूरा 90% गांव, वो जो हमारा कृषि का आवागमन है, खेत के लिए जो रास्ता है, वो कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। मैंने ज़्यादातर अपनी निधि जो खर्च की है, ज़्यादातर इसी काम पर की है।